नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा मोटर्स के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। आज के दिन यहाँ मार्केट बंद होने के बाद जिस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई दिए, सरप्राइज लॉस जो है, यहाँ पे एक बड़ा लॉस जो है टाटा मोटर्स ने पेश किया क्वार्टर फोर में। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 42% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 88,628 करोड़ का जो रेवेन्यू है फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने पेश किया है। लेकिन 7,605 करोड़ रुपए का जो लॉस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो न्यूज़ को पूरी समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड नेट लॉस पोस्ट किया है वो है 7,605 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण आता है वो दिखाई दिया मेनली ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई रिलेटेड चैलेंजेस एंड ग्लोबल चिप शॉर्टेज। तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज और साथ ही साथ जो सप्लाई रिलेटेड चैलेंजेस थे कोरोना के कारण, उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो लॉस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि JLR जो है टाटा मोटर्स की ही एक जो सब्सिडरी में है उसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसको ओन करती है टाटा मोटर्स। और यहाँ पे जो कैश राइट डाउन हुआ है एसेट का, उसके कारण यहाँ पे लगभग 9,606 करोड़ रुपए का जो है कैश राइट डाउन जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रिस्ट्रक्चरिंग जो कॉस्ट है वो लगभग 5,388 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और टोटल एक्सेप्शनल लॉस की अगर हम क्वार्टर फोर की JLR के इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो JLR का लगभग $2 बिलियन का जो है क्वार्टर फोर में एक्सेप्शनल लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जो लॉस है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जो लॉस पोस्ट किया था पिछले साल वो लगभग 9,894 करोड़ का था। और कोरोना के कारण यहाँ पे जिस तरीके से सारी जगह प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ थोड़ी देखने को मिल रही है, जो थोड़ी पॉजिटिव मानी जा रही है, वो है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो नंबर आता हुआ दिखाई दिया है 88,628 करोड़ का चौथे क्वार्टर में 42% अप यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल ये लगभग 62,492 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि रेवेन्यू जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करें स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी के नतीजों की, तो जो नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है वो है 1,646 करोड़ का। यहाँ पे जो टोटल लॉस है वो 7,000 करोड़ से ऊपर का आता हुआ दिख रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। लेकिन अगर यहाँ पे स्टैंड लोन बेसिस पे देख रहे हैं तो 1,646 करोड़ का जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। वही पिछले साल यहाँ पे लगभग 4,871 करोड़ रुपए का लॉस पोस्ट किया था। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पे जिस तरीके से जो एस्टिमेट करते हैं बाकी लोग भी, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जो नेट प्रॉफिट का अनुमान था वो लगभग 2,774 करोड़ के आसपास का था। और रेवेन्यू का भी जो अनुमान था वो 87,517 करोड़ के आसपास का था। तो रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं उसी के टर्म्स में आती हुई दिखाई दी 87-88 हज़ार करोड़ के टर्म पे। लेकिन जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये चीज़ अब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से अगर हम देख रहे हैं तो टाटा मोटर जब से JLR को अधिग्रहण किया उसके बाद से उसके लॉसेज जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे, तो एक लाइबिलिटी जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों से पहले अगर स्टॉक प्राइस की भी बात कर रहे हैं, 332 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। 3.5% ऊपर था स्टॉक आज के दिन। तो यानी कि नतीजों से पहले उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, तो अच्छी खासी बाइंग यहाँ देखने मिली। वॉल्यूम भी जबरदस्त थे, लगभग 8,61,00,000 शेयरों के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए हैं। 52 वीक हाई जो है भी रिसेंटली लगा था लगभग 357 का, और 79-80 रुपीज़ का लो जो था। तो निचले लेवल से अगर आप देखते हैं तो स्टॉक कहीं ना कहीं 3-4 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया। तो एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जो है निचले लेवल से आए हैं। लेकिन अगर हम चार्ट पे देखते हैं इस स्टॉक को, किस तरीके का जो मूवमेंट है और किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, पिछले कुछ महीनों में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रनअप बना था दिसंबर के बाद से। लेकिन 360-350 के आसपास जो है कहीं ना कहीं इसका हाई बनता हुआ, 350-360 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। एक बड़ा जो गैप था यहाँ पे दो कैंडल के बीच में, 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच में, और वो कैंडल के गैप को भी फाइनली स्टॉक ने यहाँ पे फिल कर लिया, जो कि लगभग 280-279 के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं वो फिलअप होने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से रिबाउंड लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और आज भी जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले 2-3 बार का जो रेजिस्टेंस है, जहाँ 320-325 के रेंज में जो एक रेजिस्टेंस लग रहा था, वो आज पार हुआ, 330 के ऊपर जाके दिख रहा है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ सबसे पहला जो सपोर्ट आप मान सकते हो मोटा मोटी वो 312 310 के लेवल पे होगा, जो कि यहाँ पे रिसेंटली अभी जो एक बड़ी कैंडल बनी थी रेड कैंडल, वो एक सपोर्ट के रूप में कामकाज आपको करते हुए दिखाई देगी। तो अगर इस स्टॉक में किसी प्रकार कोई करेक्शन आता है तो जो पहला सपोर्ट है वो आपको इसी लेवल पे आपको मिलता हुआ दिख सकता है, यानी कि अगर ये लेवल टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बढ़ सकता है, सेलिंग जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर यहाँ से तेजी कंटिन्यू होती है और अगर स्टॉक प्राइस में ये जो नंबर आए हैं लॉस के उसको अगर मार्केट नज़रअंदाज करता है और समझ के चलता है कि ये सब फैक्टर इन था मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये बिल्कुल क्लियर कट कहना गलत होगा, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट की उम्मीद में जरूर था और लॉस आया सरप्राइज लॉस, लेकिन अब उसके बावजूद भी मार्केट अगर कहीं पॉजिटिव रिएक्ट कर देता है तो उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अगर फिर शॉर्ट कवरिंग होती है तो 350 के आसपास का वो लेवल होगा जहां पे शॉर्ट जो होंगे वो फिर बुरी तरीके से फंसेंगे। अगर एक बार 350 के आसपास का लेवल जो है जहां पे लगभग अभी तक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग जो बोली जा सकती है वो लगभग 349-50 के आसपास की है, और वो लेवल अगर किसी भी कारण से क्रॉस होता है, चाहे वो गैप अप हो, चाहे एक तेजी का माहौल हो या फिर किसी भी तरीके से, तो फिर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और तेज बाइंग जो है स्टॉक में आ सकती है और फिर स्टॉक नए हाइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे अगर होता है तो फिर बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट ले सकता है, क्योंकि देखिए 332 रुपये के आसपास का स्टॉक है। अगर 5-10% अगर इसमें मूव अपसाइड में आता है तो 30 से 32 रुपए की तेजी ऊपर की तरफ हो सकती है, और अगर गिरावट भी आती है तो 300 रुपए तक के आसपास में जो है यहाँ पे इसको एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। तो 10% प्लस माइनस तक के भी मूव यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। अब कल देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और जब तक इस डायरेक्शन के अंदर में है तो आप की पोजीशन बाइंग की हो या सेलिंग की, तो ऊपर अगर आपकी सेलिंग पोजीशन है तो 350 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो, और अगर बाइंग की पोजीशन है तो 310 315 के आसपास जो है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो। तो कहीं ना कहीं आप एक पोजीशन को यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो रही चार्ट पे कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की, तो यहाँ मार्केट कैप आपको 1,10,000 करोड़ का देखने मिल रहा है। पी वैल्यू यहाँ पे आपको इसलिए नहीं देखने मिल रही है क्योंकि पी इसलिए नहीं मिलेगा, कंपनी ने लगातार लॉस पे लॉस पोस्ट किए हैं पिछले कई क्वार्टर से। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो रिवर्सल है वो स्टॉक में देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन अभी भी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग जिस तरीके का प्रॉफिट मार्केट देखना चाहता है उस तरीके का अभी भी नंबर जो है वो नहीं आता, वो दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा कारण इसके पीछे JLR का ही है। तो अब जब तक यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम डेफिनेटली बनी रहेगी। यहाँ पे आप देखते हैं जब कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू के नंबर को, तो यहाँ पे जून क्वार्टर के पिछले साल जो बेस बने थे उसके बाद से लगातार जो है रेवेन्यू में बढ़त देखने मिल रही है। इस बार भी 88,000 करोड़ से प्लस का जो रेवेन्यू है कंसोलिडेटेड बेसिस पे आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं शो नहीं हो रही है। पिछले साल भी आप देख रहे हैं तो बड़े बड़े लॉस पोस्ट थे, 9,671 करोड़ का लॉस था पिछले साल मार्च में, 8,384 करोड़ का लॉस था जून में, 348 करोड़ का लॉस था सितंबर में, दिसंबर में एक बार 3200 करोड़ का प्रॉफिट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद फिर से इस क्वार्टर में यहाँ पे बड़ा लॉस जो है वो कहीं ना कहीं 7,500 करोड़ से ऊपर का कंपनी ने पोस्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई खास अभी तक वो नंबर नहीं बनते दिख रहे हैं जो कि पहले यहाँ पे आप मान के चलते थे। जब हम यहाँ पे रेशियो देखते हैं तो आपको यहाँ देखने मिलेगा लगभग नेगेटिव जो ईपीएस है वो यहाँ पे पिछले 2 सालों से बनती हुई दिख रही है, और इस साल भी शायद नेगेटिव ईपीएस ही बनती हुई दिखाई देगी। मार्च 2019 में 84 रुपए की नेगेटिव ईपीएस थी, मार्च 2020 में भी आप 34-35 रुपए की नेगेटिव ईपीएस देख रहे हैं। उससे पहले जो ईपीएस थी वो 26 रुपए पॉजिटिव थी, 2017 में 22 रुपए की ईपीएस थी, और मार्च 2016 में 34 रुपए की ईपीएस थी। तो जब तक ये ईपीएस और प्रॉफिट में कंपनी नहीं आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी नहीं आ पाती, तब तक यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वो लेवल नहीं देखने मिलेंगे। लेकिन स्टॉक प्राइस जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसमें आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट जो है निचले लेवल से आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में एक चीज़ आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी जो है क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देख रहे हैं तो बढ़ाई है। दिसंबर क्वार्टर में 42% यहाँ पे थी है शेयर होल्डिंग, जो कि मार्च क्वार्टर में 46.41% होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स का जो हिस्सेदारी है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनकी प्लेज शेयरों की जो संख्या है वो भी लगभग आधी होती दिख रही है। 3.95% जो था प्लेज था वो शेयर, वो अब 1.82% होता हुआ दिखाई दिया है।
तो वो भी पॉजिटिव मान सकते हैं। एफआईएस की यहाँ जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं घटी है, 16% से घट के लगभग 14% के नीचे चली गई मार्च क्वार्टर तक में। लेकिन डीआईएस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डीआईएस की भी जो होल्डिंग है 13.5% से घट के 12% के अप्रॉक्स आती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लगभग बढ़ी है वो प्रोमोटर्स की तरफ से बाइंग करती हुई दिखाई दी गई है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग भी लगभग 27% के आसपास ही बनी हुई है। तो यहाँ पे कोई खास ऊपर नीचे अभी फिलहाल आपको देखने मिल नहीं रहा है। तो जो नतीजे हैं वो तो थोड़े सरप्राइज डेफिनेटली है। रेवेन्यू के टर्म में अगर मार्केट देखेगा तो पॉजिटिव समझेगा, लेकिन अगर लॉस के टर्म में देखेगा, जो प्रॉफिट की उम्मीद थी तो उसके मुकाबले यहाँ जो लॉस आया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो देखना होगा कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।